और ग्रेजुएशन अपनी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से 2016 में किया है। और 2018 से मैं आर्थिक और सांख्यिकी विभाग बाड़मेर में संगणक पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी हॉबी कबड्डी खेलना है। अच्छा, बाड़मेर में कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मेरी धनाऊ ब्लॉक में है। अच्छा, धनाऊ ब्लॉक में। जी सर। अच्छा, और संगणक के रूप में क्या कार्य होते हैं आपके? सर संगणक के रूप में मुख्यतः सांख्यिकी विभाग में फील्ड का कार्य होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जाते हैं और जो डेटा कलेक्शन से संबंधित कार्य विभिन्न विभागों से डेटा कलेक्शन किया जाता है। और जो जन्म मृत्यु संबंधी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उन पर मॉनिटरिंग का कार्य भी सर हमारा रहता है। अच्छा, पहचान पोर्टल क्या है? सर पहचान पोर्टल राजस्थान सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जो जन्म मृत्यु और विवाह संबंधी जो घटनाएं होती है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए या इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है या ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और उनका डिजिटल साइन होता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए कौन अधिकृत होते हैं? सर जो रजिस्ट्रार होते हैं जिन्हें ग्राम सेवक को रजिस्ट्रार बनाया गया है वो पंजीकृत करते हैं। अच्छा, ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी एक ही है या अलग अलग होते हैं? सर पहले जो ग्राम सेवक थे अब वर्तमान में वो ग्राम विकास अधिकारी पद नाम उनका है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लो किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना नहीं है, उसका जी जन्म सर। 1970 में हुआ है जी सर। और आज उसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो जी उसका सर। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? सर इसके लिए अगर एक एक वर्ष से अधिक पुराना है तो कोई भी जन्म प्रमाण पत्र है तो इसके लिए जो एसडीएम है एसडीएम से अनुज्ञा जारी करवाई जाती है और अनुज्ञा के आधार पर बनाया जाता है। एसडीएम की अनुज्ञा जारी होती है, तहसीलदार की? सर एसडीएम के अनुज्ञा जारी होती है सर। अच्छा, एसडीएम की अनुज्ञा जारी होती है 1 वर्ष से अधिक में? जी सर। अच्छा, मुझे तो जानकारी है कि तहसीलदार की अनुज्ञा जारी होती है। 1 वर्ष से अधिक सर है तो तहसीलदार, और 1 वर्ष से कम है तो 1 वर्ष से कम की क्या व्यवस्था है? सर 1 वर्ष से कम हो तो उसके लिए जो पंचायत समिति में बीडीओ होते हैं उनके द्वारा की जाती है या फिर जो जिला सांख्यिकी अधिकारी होता है जो जिला सांख्यिकी अधिकारी होता है वो जारी करता है। और 1 महीने से कम हो तो? सर ये रजिस्ट्रार द्वारा बिना अनुज्ञा के जारी किया जा सकता है 21 दिन तक। 21 दिन तक बिना अनुज्ञा के जारी किया जा सकता है। जी सर। अच्छा, मैंने जो केस बताया 1970 में जन्म हुआ है, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे? अब 1970 का तो क्या पहचान होगा उसके पास? मान लो स्कूल का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो जी वेरीफाई सर। कैसे करेंगे कि उसका जन्म वही हुआ है? सर जो शपथ पत्र दिया जाता है उसके आधार पर ही सर जो अनुज्ञा जारी की जाती है और उस आधार पर ही रजिस्ट्रेशन होता है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बाड़मेर में भी पोस्टेड है, तो बाड़मेर की प्रशासनिक संरचना बताइए, कितने उपखंड है, कितनी पंचायत समितियां, कितनी तहसील है? सर बाड़मेर में 12 उपखंड है और वर्तमान में 15 तहसीलें हैं और 21 पंचायत समितियां हैं। जी सर। और 2 नगर परिषद है। अच्छा, बाड़मेर में पशुधन की दृष्टि से बाड़मेर को संपन्न माना जाता है। जी सर। कौन कौन से पशुधन पाए जाते हैं बाड़मेर में? सर बाड़मेर में मुख्यतः गायें पाई जाती है, भेड़, ऊंट, गधे और घोड़े पाए जाते हैं सर। अच्छा, घोड़ों की कौन सी नस्ल बाड़मेर की प्रसिद्ध है? सर मालानी नस्ल। मालारी नस्ल जी बाड़मेर के सर। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सर धोरिमना क्षेत्र में पाई जाती है मुख्यतः, धोरिमना और गुड़ा मालानी। अच्छा, दोरीमना और गुड़ा मालानी मतलब बाड़मेर के दक्षिण भाग में। जी सर। अच्छा, ऊंट बाड़मेर के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं और उनके संरक्षण के लिए जिला प्रशासन या राज्य सरकार की कोई विशेष स्कीम चल रही है? सर ऊंट पूरे बाड़मेर में मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और उसके लिए जो ऊंट के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने भी जो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया था पशुधन में, और उसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया था सर। अच्छा, बाड़मेर पशुधन की दृष्टि से तो संपन्न है, जी सर। और कई लोगों की आर्थिक जीवन का आधार भी पशुधन होगा। जी सर। तो पशुधन को आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या किए जाने चाहिए? सर
पशुधन जो पूरे जो बाड़मेर है उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख रीढ़ है, जिसमें विशेषकर महिलाओं को रोजगार के लिए महिलाएं जो पशुधन पर आधारित मुख्यतः होती है। और इसके बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि सर जो पशुधन आधारित उद्योग धंधे हैं उनकी स्थापना की जा सकती है, जैसे दूध उद्योग है, जैसे डेयरी का विकास किया जा सकता है, या फिर चमड़ा उद्योग है, या फिर मांस उद्योग है। इस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं सर। अभी कोई सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा अगर पशुधन कोई खरीदना चाहता है तो? सर दी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट मैं अभी रिकॉल नहीं पड़ा कितनी दी जाती है सर चलो सरकार के ठीक है। द्वारा। बाड़मेर के कौन से क्षेत्र है जो पाकिस्तान से लगते हैं, कौन कौन से उपखंडों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? सर एक शिव शिव उपखंड है, और रामसर है, चौटन है, और शेडवा। अच्छा, ये क्षेत्र माना जाता है कि बाड़मेर को भी दो भाग में बांट सकते हैं, एक बालोतरा से जो पूर्व की तरफ का हिस्सा है वो अलग, और बाड़मेर से पश्चिम की तरफ का हिस्सा वो अलग है, जी जो सर। सीमावर्ती क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जी इस सर। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? जी सर। सर इसके बताओ। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए सर जो केंद्र सरकार है उसकी बीएडीपी योजना संचालित है, और उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वो, जैसे सड़क निर्माण के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ संचालित है, या जो सीमा सड़क संगठन है उसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो अवसंरचना ये जैसे सड़कें निर्माण किया जा रहा है सर। बीएडीपी स्कीम क्या है? सर ये 1986 में केंद्र सरकार ने जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनके विकास के लिए वहां पर लोगों को जो आजीविका मुहैया कराने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत पंचायत समिति जो पंचायती राज विभाग है वो इस स्कीम का संचालन करता है। और इसके तहत जैसे विभिन्न जो जल संरक्षण संबंधी स्रोतों का निर्माण किया जाता है, और अन्य इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना है, और रोजगार संवर्धन की। कौन से जिले इस योजना में सम्मिलित हैं? सर राजस्थान के जो 4 सीमावर्ती गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो जालोर में ही पढ़े हैं, जी और सर। अगर जालोर और बाड़मेर को मिला करके कोई पर्यटन सर्किट का विकास करना है, कि यदि जी कोई सर। मान लो इस क्षेत्र में घूमने आना चाहे, तो जी आप सर। कौन सी संभावनाएं देखते हैं जालोर और बाड़मेर के ऐसे स्थलों को चयनित करके कि वो एक जी पूरा सर्किट बन जाए और उस पर पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जाए? जी सर। सर बाड़मेर में सर्किट अगर बनाना तो किराडू मंदिर, और जालोर के जो भिनमाल में जो जिनालय है, 72 जिनालय, उनको नहीं, आपस आप में मेरे जोड़ा को जा। आप मेरे को ऐसे बताइए कि अगर मैं जयपुर से आ रहा हूँ, पहले जालोर मुख्यालय जी। पे आ रहा हूँ, जी सर। तो अब जालोर मुख्यालय पे आप मुझे मिल गए, जी तो सर। आपको मुझे जालोर और बाड़मेर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करानी है, तो आप मुझे कब कब और कैसे और कहाँ ले जाएंगे? सर मैं सबसे पहले आपको जालोर घुमाना चाहूंगा, जिसमें मुख्यतः जालोर दुर्ग है, वहाँ सिरे मंदिर है, उसके बाद भिनमाल भिनमाल में 72 जिनाले है, श्यामकरी माता का मंदिर है, उसके बाद आगे सुंदा माता का मंदिर है रानीवाड़ा के पास, उसके बाद सांचौर में नर्मदेश्वर धाम है, और गोगा जी की ओल्डी है। उसके बाद बाड़मेर में आते हैं तो बाड़मेर में धोरिमना में आलम जी का धोरा है, और उसके बाद छोटन क्षेत्र में विरात्रा माता का मंदिर है, और आगे अगर शिव शिव क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर रामदेव जी का जो जन्म स्थान है उंडू काश्मीर, वहाँ मंदिर फेमस है, और उसके बाद बटाडू का कुआ है, और किराडू मंदिर है, फिर जूना बाड़मेर है। उसके बाद आगे चलते हैं तो सर जसोल माता का मंदिर है, असोत्रा का ब्रह्मा मंदिर है, और उसके बाद हल्देश्वर है, और शिवाना दुर्ग सर। अच्छा, एक बात बताइए, जालोर साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ा है, विशेषकर जी। महिला साक्षरता की दृष्टि से। जी सर। क्या इसके 5 विशेष कारण है कि पीछे? सर जालोर एक सुदूर क्षेत्र है, और यहाँ पर महिला साक्षरता प्रारंभ से कम है। इसके पीछे एक तो पारंपरिक कारणों में देखा जाए तो जो पुरुषवादी मानसिकता है जिसके कारण बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। दूसरा है बाल विवाह, मुख्य बाल विवाह और जो मृत्यु बोझ जैसी प्रॉब्लम्स है उसके कारण वहां पर लड़कियों का जल्दी विवाह हो जाता है, जिसके कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती और उनकी स्कूल छूट जाती है। तो ये दूसरा रीजन है। और नहीं, ये तो कहीं पर भी अगर बालिका शिक्षा कम है तो कहीं जी भी सर। कारण पूछेंगे तो कॉमन कारण हो गए, कोई ऐसे अलग कारण बताइए जो सबसे पीछे रहने के कारण है। सर मुख्य तो यही है कि जो पश्चिमी राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, और जो ये
परंपरा है उसके कारण ही जो पश्चिमी राजस्थान की साक्षरता दर है वो कम है। और ये कॉमन रीजन जैसलमेर और बाड़मेर में भी, बाड़मेर और जालोर में भी देखने को मिलते हैं सर। और उसके बाद सर अच्छा। स्कूलों का विकास कम है, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर दूर दूर स्कूल हैं तो बच्चियां नहीं जा पाती है। अच्छा, जालोर में बहने वाली कोई 5 नदियां? जी सर। सर लूनी नदी है, और सुकड़ी है, सागी है, और सर मैं तीन ही रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, जवाई बांध किस जिले में है? सर जवाई बांध पाली जिले में। जवाई बांध की कोई निर्भरता जालोर जिले में पेयजल या सिंचाई की दृष्टि से है, या कोई प्रभावित करता है जवाई बांध में? यदि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, तो जालोर पर प्रभाव पड़ता है इसका कोई? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहे? सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इतिहास आपका विषय है। जी चलिए, सर। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि यदि आप इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो आपको इतिहास को दोहराने का दंड मिलेगा। जी इसका सर। क्या? सर ऐसी इतिहास में कई घटनाएं हुई है, और कहा जा सकता है कि इतिहास में जो हमने भूलें की है, अगर याद जो हमने सबक मिले उन सबक को अगर हम याद न करते हैं, उन भूलों को अगर सुधार नहीं करते हैं, तो हमें वापस इतिहास वापस दोहराता है। जैसे हम अगर कोई विश्व कोई एक इतिहास की उदाहरण बताइए। सर, जी भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास से कोई एक उदाहरण दीजिए जिससे सर। ये सिद्ध हो जी कि सर। अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो दोहराने का दंड मिलेगा। सर जैसे तराइन के जो दो युद्ध हुए थे ना, 1191 और 92 में। तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान ने भूल की थी कि उन्होंने गोरी का पीछा नहीं किया, जिसके कारण वापस उन्हें तराइन के द्वितीय युद्ध में देखना पड़ा सर। अच्छा, अब इतिहास में आप एक थ्योरी आती है कि सभ्यताओं का संघर्ष, जी सर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो क्या है? जी सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कहें तो मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, बताइए। सर इतिहास में जैसे विभिन्न सभ्यताएं होती है, जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पहले यहाँ पर आर्य संस्कृति थी, लेकिन जैसे विदेशी आक्रमणकारी आए तो यहाँ पर जो विदेशी संस्कृति या अरब संस्कृति है उससे यहाँ की संस्कृति का टकराव हुआ। और भारत की जो सहिष्णुतावादी संस्कृति की जो विशेषता सहिष्णुतावादी, इसके कारण यहाँ पर इतना एक संघर्ष देखने को ज्यादा नहीं मिला, लेकिन ये सभ्यता को एक संघर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, जिसके कारण एक सभ्यता का जो प्रभाव है वो दूसरे पर पड़ता है। अच्छा, चलिए, आप जैसे बता रहे हैं कि आर्यों को विदेशी सभ्यताओं से संघर्ष करना पड़ा, तो आर्य जी भारतीय थे या विदेशी थे? सर, इसमें जो जब विदेशी आक्रमण हुए तब भारत में आ रहे ही थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग मत है। कई कहते हैं मध्य एशिया से हैं, और कई विद्वान कहते हैं कि ये भारत के ही मूल रूप से हैं। कौन विद्वान है जो भारत से मूल रूप से मानने वाले? कुछ एक दो विद्वानों के नाम बताइए। सॉरी सर, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, जम्मू कश्मीर समस्या क्या है? इसका आप उद्भव कहाँ से मानते हैं कि वो एक पॉइंट था जहां से जम्मू कश्मीर का इशू जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बना? सर जम्मू कश्मीर की समस्या है मुख्य रूप से जब वो हस्तांतरण का मुद्दा आया, और उसमें जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की कुछ जो भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब ये मुद्दा मुझे लगता है कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी है नेहरू जी, वो जब यूएन में ये मुद्दा ले गए तो वहीं पर ये स्थिर हो गया, और इसके कारण ये आज भी खींचतान चल रही है सर। तो मतलब नेहरू जी की एक गलती के कारण से आज अपन भुगत रहे हैं। जी सर, ये कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये उनसे ये भूल हुई है, जिसके कारण वर्तमान समस्या भी है। तो आप नेहरू जी की जगह होते तो इस भूल को कैसे सुधारते हैं? सर ये सर तात्कालीन परिस्थितियां थी जिसके कारण उनसे भूल हुई। उन्होंने जानबूझकर सर भूल नहीं की है। अगर उनकी जगह होता तो हो सकता है कि मेरे से भी ये इस तरह की भूल होती, या मैं भी उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, और उन्होंने सोचा कि इस तरह से नहीं, मुद्दे को हल किया जा सकता है। तत्कालीन परिस्थितियां ठीक है, थी। जी। जी आज तो सर। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और आप जी। मान रहे हो नेहरू जी ने गलती कर दी। जी सर। तो आप आज की इस सोच को अगर आपको ले जाएं उस समय जी 48-49 में, तो आप क्या करते नेहरू की जगह होते तो? सर, इसमें मुझे लगता है कि यूएन, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक आंतरिक मामला था, और
इसलिए जो यूएन में ले जाने का मुद्दा था, यूएन में न ले जाकर यहीं पर अपने द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर मुद्दा सुलझाया जा सकता था। और दूसरी बात है, जो वहाँ के तात्कालिक जो महाराजा थे, उन्होंने जब पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में जब मान लिया, स्वीकार कर लिया था, तो लगता है, हमें लगता है कि जो हमारी धरती पर जब पाकिस्तान का आक्रमण था तो हम उससे सेना से जी, उसे हल कर सकते थे। उस समय तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया था क्या? जिस समय नेहरू जी यूएन में गए तब क्या कश्मीर भारत का अंग था? द्विपक्षीय मुद्दा कैसे हुआ? वो तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर और भारत के बीच का मुद्दा हो गया, लेकिन सर उसके त्रिपक्षीय हो गया, द्विपक्षीय कैसे? जी सर, जब जम्मू कश्मीर पर उसमें पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान की सेना ने, तो फिर जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय की घोषणा कर दी थी। तो ये उसके बाद सर ये द्विपक्षीय मुद्दा बन गया था सर। अच्छा चलिए ठीक है, अंत में मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे जी कि अभी कोरोना भी चल रहा है और जी राजस्थान में कुछ चुनाव भी चल रहे हैं। आप किसी उपखंड में उपखंड अधिकारी हैं और वहां पर अभी उपचुनाव होने हैं जी और सर। सीएम साहब या बहुत बड़े मंत्री की कोई रैली आयोजित होने वाली है और जिसमें हजारों लोग जो है वो शामिल होंगे। जी लेकिन सर। कोविड गाइडलाइन के अनुसार आपको भी पता है कि कितने लोग भाग ले सकते हैं। आप क्या जी सर। करेंगे? उस रैली को रोकेंगे या होने देंगे? सर मैं पहले, सबसे पहले तो इसके लिए मैं अपनी रणनीति के हिसाब से, पहले तो मैं जो मंत्री साहब है जिनकी रैली होनी है, तो मैं उनसे बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि ये किस तरह से लोगों के जीवन के लिए भी खतरा है, और ये अपने राज्य के लोगों, अपनी बात तो जनता के करने से लिए। क्या होगा? बात तो हम देख ही रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी रैलियां कर रहे हैं, राजस्थान में भी उपचुनाव हो रहे हैं, सब जगह रैलियां हो रही है। एक तरफ तो शादी में आप कह रहे हो कि 100 लोग ही शामिल होने चाहिए और एक तरफ जो है वो चुनावी यात्राओं में या रैलियों में इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप अपना दायित्व कैसे निभाओगे उस समय? सर मेरी ओर से सर प्रयास करूंगा, और मैं जो कानून सम्मत कार्यवाही है जिसके तहत की जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए, अगर लोग एक जगह ज्यादा इकट्ठा होते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। रोकने के लिए क्या करोगे? आप कोई आदेश जारी करना पड़ेगा। जी सर, आदेश भी जारी किया जाएगा, और उसके लिए सर पहले मंत्री जी से बात की जाएगी और उन्हें भी समझाया जाएगा, और उसके बाद उच्च अधिकारियों से भी बात की जाएगी, और हो सकता है कि सर सीएम साहब से भी बात करनी पड़े तो उसके लिए भी की जाएगी। और ये जो मुद्दा है कि भाई कोरोना की वजह से लोगों के जो जान का खतरा है, तो उससे अवगत कराया जाएगा, उससे अवगत करवाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मंत्री जी मान जाएंगे। और फिर भी नहीं उच्च मानते हैं तो सर। जी सर। अधिकारियों को तो पता है। आप मान लो आप कलेक्टर साहब से कहेंगे और कलेक्टर साहब कहेंगे कि नहीं, अब मंत्री जी ने कहा है तो ये तो होने दो, फिर क्या करोगे? आप होने दो? सर अगर लिखित में इस तरह से कलेक्टर साहब ऑर्डर देते तो मैं मान लूंगा सर। चलिए ठीक है। थैंक यू हाँ सर। रवि सर, 5 एक मिनट ले लो तो आप, तो सर ने काफी टाइम ले लिया। अच्छा, अच्छा आप ये बताइए कि जो बाड़मेर है इसका सामरिक और सांस्कृतिक रूप से क्या इम्पोर्टेंस है? सर अगर सामरिक रूप से देखा जाए तो बाड़मेर में जो उत्तरलाई हवाई अड्डा है, ये पाकिस्तान की सीमा के कारण, सीमा के नजदीक होने के कारण महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि ये सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तान से सीमा लगती है, तो यहाँ सामरिक रूप से जो गतिविधियां हैं बीएसएफ की, तो वो होती है, तो ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और सांस्कृतिक बात की जाए तो यहाँ पर एक मिलीजुली संस्कृति पाई जाती है, जिसमें जैन संस्कृति या पाकिस्तान की जो सिंधी संस्कृति, सिंध प्रदेश की संस्कृति है, सिंधी संस्कृति और गुजराती संस्कृति के फूट भी यहाँ देखने को मिलते हैं सर। अच्छा, बाड़मेर कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ? सर 228 किलोमीटर सर। अच्छा, तो बॉर्डर पे कौन है? बीएसएफ, जैसा कि आपने बताया। जी 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 सर, बीएसएफ। बीएसएफ की आर्मी का पार्ट है? सर अर्धसैनिक बल है सर बीएसएफ। अच्छा, तो बॉर्डर पे तो आर्मी को लगा देना चाहिए, अर्धसैनिक बल को क्यों लगाता है? अर्धसैनिक सर बल पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री कह रहे हो ना? जी सर, अर्धसैनिक जो सशस्त्र बल है बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ही स्पेशली गठन किया गया है इसका सर। और जो आर्मी है सर, वो विशेष क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक इस तरह की घटनाएं, जो संवेदनशील, अधिक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, वहां लगाई जाती है सर। और ये यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मल डेज में ये शांति रहता है क्षेत्र,
तो यहाँ पर बीएसएफ लगे अच्छा, जाती आप है और वो भी। भारत की वो सीमाएं बताइए और वो एरिया बताइए जहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो सेंसिटिव जगह है वहाँ लगाई जाती है, तो कौन कौन से ऐसी बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, या इस तरह की जो इंटरनेशनल लाइन्स हम जो शेयर जी कर रहे हैं, वो एरियाज बताइए आप। सर, इसमें मुख्यतः जो जम्मू कश्मीर का एरिया है जिसमें एलओसी और एलएसी जो चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उस पर सेना की डिप्लॉयमेंट है सर। अच्छा, तो एलओसी पे बीएसएफ नहीं है? सर एलओसी पे सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, लगभग जहाँ तक मेरी अच्छा, आप ये जानकारी है। बताइए, जैसे आपने बीआईडीपी का बताया था, तो बेसिकली बीआईडीपी को जो एग्जीक्यूट करने वाला है, वो जो एसडीएम है या बीडीओ है? सर ये बीडीओ के माध्यम से ये होती है सर एग्जीक्यूट। अच्छा, तो आपने बताया था कि भारतमाला प्रोजेक्ट है, वो इस तरह की योजना है कि बीआईडीपी के तहत होती है। सर भारतमाला प्रोजेक्ट अलग योजना है सर, जो ये बीडीपी के तहत नहीं होता, लेकिन बीएडीपी के तहत अन्य जो अवसंरचना अच्छा, संबंधी इसका कार्य होते हैं वो। फंडिंग का क्या पैटर्न है? बीआईडीपी में फंडिंग का क्या पैटर्न रहता है? सॉरी सर, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं गैस कर सकता हूँ। हाँ, कीजिए। सर 90 और 10 रहता है सर, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, अभी आप संगणक हैं, जी सर। कंप्यूटर ऑपरेटर, राइट? नहीं सर, संगणक सांख्यिकी विभाग में फील्ड का कार्य होता है मुख्यतः। अच्छा अच्छा। सर तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सर ये केंद्र सरकार में जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मोस्टली जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है, और राज्य सरकार में जो आयोजना विभाग है, आयोजना मंत्रालय है, उसके अंडर में आता है। और आपका क्या पे लेवल है अभी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग? सर L8 सर। अच्छा, तो अभी आप जिस सेवा में जाना चाहते हैं उनमें क्या क्या है पे लेवल, किस किस पे लेवल की सर्विसेज है? सर L14 और L12 और L10। L11 की नहीं है कोई सर्विस? सॉरी सर, हो सकता है मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप जियोग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं, राइट? जी सर। तो अभी एक स्वेज नहर से रिलेटेड कुछ इशू जो चर्चा में रहा है, तो जी ये इतनी इम्पोर्टेंट कैनल क्यों है? सर, ये जो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे से जो उत्तर उत्तमाशा अंतरिप वाला जो रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का, वो लंबा रास्ता होने के कारण स्वेज नहर है जो विश्व व्यापार को, जो उत्तर पश्चिमी यूरोप है या उत्तर पूर्वी अमेरिका को दक्षिण एशिया से जोड़ता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण और शॉर्ट रास्ता होने के कारण महत्वपूर्ण है सर। किन दो सागरों को ये कनेक्ट करता है? सर भूमध्य सागर और लाल सागर को। अच्छा, अगर स्वेज नहर नहीं होती तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे क्या फर्क पड़ता? और भारत सर की दृष्टिकोण में ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है स्वेज नहर? सर भारत भारत के दृष्टिकोण में भारत का जो अधिकांश व्यापार है वो इसके माध्यम से होता है, जो अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ। और इसके कारण अगर स्वेज नहर नहीं होती तो ये दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे दक्षिण से होकर एक पूरा लंबा समुद्री चक्कर खाने के बाद यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये महंगा भी होता है और इसमें टाइम भी लगता है। भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर भारत का जो विभिन्न प्रकार के जो आयात और निर्यात होते हैं, व्यापार के जो संबंध, जैसे तेल से संबंधित व्यापार हो गया अमेरिका के साथ है, या यूरोपीय देशों के साथ जो रत्न से संबंधित ये अभी व्यापार है। चर्चा में क्यों था अभी ये स्वेज कनल? जी सर, ये एक जहाज था एवर गिवेन नाम से, वो इसमें फंस गया था जिसके कारण ये ब्लॉक हो गया था मार्ग। अच्छा, तो बेसिकली कबड्डी खेलना आपकी हॉबी है? जी सर। तो अगर हम भारत के परिदृश्य में बात करें तो हम देखते हैं कि जो देशी खेल है, क्योंकि एक तरह का देशी खेल है ये जी सर। कबड्डी, तो इतनी जी सर। उपेक्षित क्यों है खेलों की स्थिति, देशी खेलों की स्थिति? और अभी भारत सरकार ने कुछ गेम स्पोर्ट्स है, देशी खेल है, जिनको कुछ दर्जा दिया है स्पोर्ट्स वगैरह का, तो इसके बारे में क्या पता है आपको, थोड़ा बताइए। सर जो देसी खेलों की जो उपेक्षित प्रवृत्ति है वो ये है कि यहाँ पर जो देसी खेल की जाते हैं इसमें ज्यादा स्पॉन्सर नहीं है, और क्रिकेट के जो एक वट वृक्ष के तले मैं कहता हूँ कि ये देसी खेलों का विकास अवरुद्ध हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो औपनिवेशिक जो क्रिकेट था वो औपनिवेशिक खेल था,
और उसमें उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर इसकी जो एजेंसियां थी या कहें कि जो संगठन था जैसे बीसीसीआई है या आईसीसी है, वो विश्व के सबसे महंगे और धनी बोर्ड होने के कारण क्रिकेट का अधिक प्रचार हुआ और देसी खेलों को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि कबड्डी का विकास इसलिए नहीं हुआ बिकॉज क्रिकेट का विकास हो गया? सर जो यहाँ के स्थानीय खेल है, देसी खेल, उन सब का विकास इसके कारण कहीं ना कहीं इसके कारण एक ये फैक्टर है जो अवरुद्ध होने का। दूसरा, इसको स्पॉन्सर नहीं मिला अच्छा, बाकी आपको खेलों अगर अगर आपको जिला खेल अधिकारी बना दिया जाए तो कबड्डी के विकास के लिए आप क्या करोगे? सर इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास हो सकते हैं, जैसे कि जो प्राथमिक जो स्कूल लेवल पर जो विभिन्न प्रकार की कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जा सकती है, उसके साथ जो मेले आयोजित होते हैं विभिन्न अवसरों पर, तो उन मेलों में भी कबड्डी प्रतियोगिता या ऐसे जो देसी खेल है उनके विकास के लिए या उन प्रतियोगिताओं का आयोजन करके उनको प्रमोट किया जा सकता है। या अभी जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक राजस्थान कबड्डी लीग भी आयोजित की जा रही है। वही इस तरह से कुछ ऐसे आयोजन करके देसी खेलों को प्रमोट किया जा सकता है सर। अच्छा, ये बाड़मेर से कौन कौन से लोग देवता हुए हैं? सर बाड़मेर से एक रामदेव जी है और एक मल्लीनाथ जी है सर। अब ये बताइए कि ये जो आपको क्या लगता है, राजस्थान एक बीमारी स्टेट है? क्या है बीमारू का मतलब? जी सर। सर ये जो एक विद्वान थे आशीष बोस, उनकी ये विचारधारा उन्होंने जो अवधारणा दी थी बीमारू राज्य की, और ये विभिन्न जो राज्य है जिनकी जनांकी की विशेषताओं के आधार पर इनको बीमारू श्रेणी में रखा गया था। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ साक्षरता दर विशेषकर महिला साक्षरता निम्न होने के कारण या जो अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के कारण या ऐसे कुछ जो संकेतक है MMR है जैसे, और शिशु मृत्यु दर है, तो इन संकेतकों के आधार पर अब भी कहा जा सकता है कि कहीं सुधार हुआ है, लेकिन अब भी इसको बीमारू की श्रेणी में रखा जा सकता है सर। तो बीमारू में कौन कौन से स्टेट्स हैं? सर बिहार है और यूपी है और मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है, राजस्थान है। अच्छा, आजकल ये देखने में आ रहा है और काफी समय से आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि पूरे भारत में एक तो जो किसान है वो सड़कों पे उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं काफी टाइम से, और उधर बॉर्डर पे और इवन नक्सलाइट एरिया में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और जब हर सरकारों की ये परिसंकल्पना रहती है कि जय जवान जय किसान, तो ये जो जय जवान जय किसान एक तरफ बोला जा रहा है, दूसरा तरफ से जो हम चीजें देख रहे हैं ग्राउंड पे, आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ये दोनों ही जिम्मेवार है इन सब चीजों के लिए? जी सर, कहीं ना कहीं इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि जो किसानों के आंदोलन, तो इसकी मुख्य वजह जो नए कृषि कानून आए, तो ये इसके कारण कुछ तत्वों के द्वारा इनको तो इसमें कुछ ड्रॉबैक रह गई, जिसके कारण ये विरोध हो रहा है। और नक्सली समस्या के कारण जो अभी जवान शहीद हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय का अभाव के कारण हम एक प्रॉपर रणनीति के तहत ये कार्य नहीं कर पाए। रवि सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है सर, ओके। अच्छा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी? सर मेरा पहला कार्य तो यही होगा कि जो मुझे जिम्मेदारियां दी जाती है, जो सरकार की जो योजना है, उनका मैं बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करूं। और उसके बाद सर मेरे अगर पर्सनल विजन की बात की जाए तो मैंने सोचा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए मैं कहीं ना कहीं एक पहल करना चाहता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। फीडबैक शुरू करो सर, आप दे दो रवि सर, पहले आप फीडबैक दे दो, फिर अतुल सर बता देंगे। हाँ महावीर जी, ऐसा है कि मुझे लगता है 5 मिनट में तो मॉक लेना इज नॉट पॉसिबल। या तो टाइम इवनली डिवाइड किया जाए या फिर जो भी मॉक ले रहे हैं उनको फ्रीडम दी जाए कि थोड़ा अगर टाइम एक्सटेंड भी हो जाए तो ओके, बिकॉज 4-5 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन पूछ के तो फीडबैक देना इज नॉट दैट। मैंने आपके टाइम के हिसाब से कहा था, आप ले लो, कोई नहीं, आप और ले सकते हो, टाइम अलाउ है, आप आराम से लो। चलो अभी तो हो गया, अब जब भी नेक्स्ट है बात करें। बाकी मुझे ठीक लगा हनुमान राम जी का, एवरीथिंग वाज ओके, ठीक है, काफ़ी कूल और काम नज़र आ रहे हैं और कंटिन्यूस स्माइल भी है, तो स्माइल इज़ वेरी पॉजिटिव इन दी बॉडी लैंग्वेज।
और बाकी ठीक है, थोड़ा कंटेंट वेंटेंट और वर्क किया जा सकता है, आंसर को और अच्छा बनाया जा सकता है। क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो मुझे लगता है उसको अच्छे से कवर करना चाहिए आपको। थोड़ा BIDP को और अच्छे से देख लेना। फंडिंग इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है अच्छा, BIDP में। ठीक है सर, ध्यान रखूंगा। बाकी ठीक है। फिर अतुल जी ने अभी आई थिंक अच्छा काफ़ी टाइम लिया, तो आई थिंक उनका फीडबैक ज़्यादा मायने रखेगा अभी। हाँ हनुमान जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। ओवरऑल मेरी तरफ से भी अच्छा है आपका इंटरव्यू, और काफी चीजों में, विशेषकर बाड़मेर के बारे में, बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थितियां, प्रशासन, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से अवेयर हैं। कुछ क्वेश्चन जो जहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत लगा था, एक तो हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन पूछे थे, विशेषकर जम्मू कश्मीर वाला, और वो जी सर। तो उसमें आपने नेहरू जी को सीधा दोषी साबित कर दिया था। तो मैंने सिंपल सा ही सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर की समस्या का आप मूल कहाँ से मानते हैं, तो हम उसमें सीधे वहीं JNK, उस समय कश्मीर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ, वो बता के बच भी सकते थे। जी क्योंकि सर। मैंने आपको पूछा कि नेहरू जी की गलती थी या नहीं थी, तो आपने जबरदस्ती बता दिया नेहरू जी की गलती थी। ठीक ठीक है सर, मैं ध्यान कश्मीर रखूंगा। समस्या कहाँ से, तो आप वो विले वाला वही इशू बता देते तो भी चल जाता। फिर अगर नेहरू जी के बारे में पूछते तो आप अपना ओपिनियन रखते। बाकी अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो चला के अपन उसको इनवाइट नहीं करें। जी सर। ठीक है। और बाकी ठीक है। जवाई बांध के बारे में आप नहीं बता पाए, मारवाड़ के बारे में थोड़ा सा और आप अच्छे से ध्यान कर लें, क्योंकि जालोर और बाड़मेर है, तो स्वाभाविक है कि आपका भाग जो है वो जालोर बाड़मेर पे, या पे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की जो नदियां हैं, पेयजल के सोर्स क्या है, इसके ऊपर ही चलेगा। और आप जी सर। जालोर में रह रहे हैं, जवाई बांध का प्रभाव आप जानते हैं कि जब भी जवाई बांध में ज्यादा पानी आ जाता है और गेट खोलते हैं तो जालोर के निचले हिस्से काफी जलमग्न हो जाते हैं, जी सर। तो उससे समस्या होती है। और ये एक बड़ा इशू है, जालोर के लोग ये डिमांड भी करते हैं कि जवाई बांध में जब ज्यादा पानी आता है तो जब कम होता है तो नहीं मिलता है। इसको थोड़ा सा आप एक जी बार जी गौर करिए। ठीक है। और बाकी ठीक है मेरी तरफ से। फ्लो भी अच्छा है आपका। मेरे को आपका वीडियो तो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं आपके फेस रीडिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन आवाज सुन के तो आप कॉन्फिडेंट ही लग रहे हैं और फ्लो में मिल रहा है। ठीक है। थैंक बाकी यू ऑल सर। द बेस्ट। थैंक यू सर।